इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रोलाइसिस के सारे एमसीक्यू। और इसमें खास बात ये है इस वीडियो में कि इस चैप्टर में मैंने आपको सारे कंप्लीट नोट्स भी एमसीक्यू के थ्रू प्रोवाइड करा दिए हैं। तो यहाँ पे अगर आप पूरे इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर्स के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपाउंड्स विच आइदर इन एक्वस सॉल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट allow electric current to pass through them are called non electrolyte, electrolyte, electrodes, none of these। अगर कोई चीज सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं किसी भी कंपाउंड में तो वो कौन सी स्टेट कौन सी कहलाती है? इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाती है। कंपाउंड डू नॉट जिसमें करंट पास नहीं होती है, जिसके एक्वस सॉल्यूशन में, वो कौन से कहलाते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। लिक्विड में अगर करंट पास हो रही है उसके तो वो इलेक्ट्रोलाइट है, और करंट पास नहीं हो रही है तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है। इलेक्ट्रोलाइट में एसिड में आता है H2SO4, HNO3, H3PO4, HCl। तो ये एसिड्स के नाम वगैरह बहुत अच्छे से याद करेंगे आप। बेस के लिए रखे NaOH, KOH, NH4OH, CaOH, और सॉल्ट है NaCl, कॉपर सल्फेट और PbR2। ऐसे ही यहाँ पे कुछ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के एग्जाम्पल है, ये आपसे पूछे जाएंगे एमसीक्यू में। तो आप इन सबको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज करेंगे कि कौन से इलेक्ट्रोलाइट है और कौन से नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। थर्ड क्वेश्चन है, केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ केमिकल कंपाउंड कैन बी बाउड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक करंट, सच केमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड। अगर किसी चीज का डिकम्पोजिशन हो रहा है करंट पास करने से, तो वो किस टाइप का कंपाउंड कहलाएगा, तो किस प्रकार की प्रोसेस कहलाएगी? वो कहलाएगी आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस। नॉन इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट हैव आयन इवन इन सोल्यूशन दे कंटेन। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस नहीं है तो फिर क्या प्रेजेंट होते हैं? तो उसमें प्रेजेंट होते हैं आपके आयंस की जगह मॉलिक्यूल्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में अगर आयंस नहीं है तो आप याद रखिएगा उसमें आयंस की जगह क्या प्रेजेंट होंगे? मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रोलाइट विच अलाउ अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक टू फ्लो, गुड कंडक्टर, completely dissociate, solution contain free mobile, ions are called। ये सारी प्रॉपर्टी आपकी किस में मिलेगी? दो प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, कि करंट होती है उसमें ज़्यादा, गुड कंडक्टर होता है, पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है और उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसमें स्मॉल करंट हो, पुअर कंडक्टर हो, और पूरी तरह से पार्शली का मतलब पूरी तरह से मतलब डिवाइडेड नहीं होते हैं, तो वो आपके कहलाएंगे। और उसमें आयन उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा प्रेजेंट नहीं होते, तो वो कहलाते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, देखिए ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये याद करनी है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के एसिड बेस सॉल्ट में कौन कौन से आते हैं? तो ये आपके लिए नाम लिख के फॉर्मूले, अगर किसी चीज़ का फॉर्मूले का नाम नहीं मालूम है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उसका नाम आपको बता दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे वीडियो लंबी होने के कारण मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के रूप में लिखी है। वीक इलेक्ट्रोड्स के भी नाम लिख रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द फॉलोइंग फिगर ए, ये कि यहाँ पे फिगर में बताना है ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है। तो मैंने हाईलाइटर से हाईलाइट कर रखा है। तो देखिए पहले ए की बात करें, ए जो है हमारा वो निगेटिव से कनेक्ट है। अगर कोई चीज़ निगेटिव से कनेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं कैथोड। तो पहले दूसरा बी ऑप्शन में तो कट हो गया। और बी जो है वो प्लस से कनेक्ट है तो वो उसका कहलाएगा एनोड। और जो लिक्विड के रूप में दिखाया है जिसे सी बोल रहे हैं वो आपका कहलाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है, और जो बचे हुए पार्ट है वो आपका इलेक्ट्रोड्स है। तो ये एक सेल का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड्स के बारे में बताया है। इलेक्ट्रोलाइट सेल या वोल्टमीटर सेल क्या कन्वर्ट करता है कौन सी एनर्जी को? तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है वो आपका ये वाला सेल है जो ऊपर दिखा रखा है मैंने डायग्राम में। ये करता है आपका इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी। जब में इलेक्ट्रिक पास करते हैं तो केमिकल चेंजेस होते हैं। और एक दूसरा टाइप का सेल होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये वो सेल होता है जो हमारे टॉर्च की में पड़ता है, पेंसिल सेल जिसे कहते हैं। उसमें जो एनर्जी चेंज होती है वो उसमें कोई हमें हम उससे करंट लेते हैं तो वहाँ पे उसमें केमिकल जो रखा होता है वो केमिकल किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल। तो इसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल, और इलेक्ट्रोलाइट सेल में इलेक्ट्रिकल से केमिकल में चेंज होता है।
द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है उसे हम यहाँ पे क्या कहते हैं? तो अभी हमने डायग्राम में भी देखा था, जो पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है उसको हम यहाँ पे बोलते हैं एनोड। तो ये आप माइंड में ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पॉजिटिव चार्ज आयन आर कॉल्ड, जो आयंस पॉजिटिव के होते हैं उसे हम यहाँ पे क्या कहेंगे? एनायन, कैटायन या बोथ। तो पॉजिटिव जो होते हैं वो होते हैं आपके कैटायन। विच ऑफ द फॉलोइंग माइग्रेट टू द एनोड? कौन सा इसमें माइग्रेट मतलब जाता है एनोड की तरफ? देखिए एनोड अभी आपने पढ़ा है, एनोड आपका कैसा होता है? पॉजिटिव। तो उसकी तरफ कौन जाएगा? निगेटिव। तो निगेटिव का क्या होता है? एनायन। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, ए फॉर एनोड और ए फॉर एनायन। तो ए टू ए, यानी ए के पास ए जाएगा, कैथोड के पास कैटायन जाएगा। तो इस तरह से आप फॉर्मूले के रूप में भी याद कर सकते हैं कि एनोड की तरफ एनायन ही मूव करेगा। अ प्रोसेस इन विच एन एटम और एन आयन लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं उसे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? तो ये है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन लूज। तो लूज होंगे इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीडेशन होगा। और अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, अ प्रोसेस इन विच एन एटम और आयन गेन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो वहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा। तो आप याद रखिए, अगर लूज हो रहे इलेक्ट्रॉन देन दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और गेन कर रहा है कोई तो वो कहलाएगा आपका रिडक्शन। ये एक एग्जांपल देखिए, एक इक्वेशन लिखी है मैंने। इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। ऐड होने का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। तो अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन गेन जो होते हैं तो वो किस टाइप की प्रोसेस होगी? तो गेन होने में जो प्रोसेस है वो आपकी क्या शो कर रही है? रिडक्शन। तो इसका आंसर भी रिडक्शन हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। एजेंट इज वन दैट ऑक्सीडाइज अदर सब्सटेंस आर कॉल्ड। ऐसे एजेंट जो दूसरे सब्सटेंस का ऑक्सीडाइज कर दे वो क्या कहलाएंगे? आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो वो आपके यहाँ पे क्या कहलाएंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एजेंट इज वन दैट रिड्यूस अदर सब्सटेंस, और जो किसी दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन कर दे, रिड्यूस कर दे, तो वो आपके कहलाएंगे डेफिनेट रूप से यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। When the electrovalent compound are melted or dissolved in water, the force dash between their ions broken and the ions move about। जो जो कंपाउंड के बीच में बॉन्ड होता है तो वो किस टाइप का बॉन्ड है? किससे वो आपस में जुड़े होते हैं? अट्रैक्शन फोर्स से या रिपल्सन फोर्स से? तो डेफिनेट रूप से वो अगर जुड़े हुए हैं तो जुड़ने का मतलब हो गया अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करे हुए। इसका मतलब उन दोनों के बीच में किस टाइप का फोर्स होता है? अट्रैक्शन का। Only hydrogen gas and melted are liberated at the cathode, hence are called। केवल हाइड्रोजन गैस या मेटल, मेटल का मतलब पॉजिटिव कह सकते हैं, वो किस की तरफ मूव करते हैं? कैथोड की तरफ। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ये कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओनली नॉन मेटल्स आर लिबरेट एट द एनोड एंड हेंस आर कॉल्ड। और अगर नॉन मेटल आपका लिबरेट हो रहा है एनोड पे तो वो प्रोसेस कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मेटल, नॉन मेटल का लिबरेट होना एनोड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये किस टाइप की प्रोसेस होती है? ये होती है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं, रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। द प्रोसेस ड्यू टू विच एन आयनिक कंपाउंड डिसोसिएट इनटू आयंस इन द फ्यूज स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ऐसी प्रोसेस जिसमें आयनिक कंपाउंड क्या हो जाता है? आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन। द प्रोसेस बाय विच पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आर कन्वर्टेड इनटू आयंस। ऐसी प्रोसेस जिसमें पोलर कोवेलेंट जो होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पोलर कोवेलेंट में जनरली आयंस नहीं होते, लेकिन अगर वो आयंस में कन्वर्ट हो रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे नाम देंगे इनमें से कौन सा? आयनाइजेशन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 24 क्वेश्चन पे आते हैं। हाइड्रोजन आयन कंबाइंड वाटर टू फॉर्म। अगर हाइड्रोजन आयन की रिएक्शन वाटर से कराया जाए तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ पे डेफिनेट रूप से क्या करेक्ट होगा? ए ऑप्शन, हाइड्रोजनियम आयन, जिसका फॉर्मूला होता है H3O। पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, डज कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट।
बट डज सो और व्हेन, तो कब ये कंडक्ट करेगा करंट को, जब ये डज मतलब किसमें डिजोल्व होगा, वाटर में, जब कब करेगा, या फिर मेल्ट होगा। तो मेल्टिंग स्टेट में या फिर वाटर में अगर उसको डिजोल्व कर देंगे तो ये आपका करंट को कंडक्ट करेगा। तो 25 क्वेश्चन हो गया। 26 क्वेश्चन पे आते हैं। मॉल्टन लेड ब्रोमाइड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इट इज कॉल्ड। तो पहले एक एक करके समझते हैं। तो मॉल्टन लेड जो ब्रोमाइड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, तो हम पढ़ चुके हैं जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो वो कहलाती है आपकी इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑप्शन ए में इलेक्ट्रोलाइट आ रहा है। इट इज कंपोज ऑफ लेड। तो देखिए जब लेड ब्रोमाइड कंडक्ट करेगा तो वो लेड और ब्रोमाइड में टूट जाएगा, तो ये लेड के आयंस बनेंगे। तो ये दूसरे फिल इन द ब्लैंक में लेड आयन, ब्रोमाइड आयन। और दीज लेड आयंस कैसे होंगे, पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। और ब्रोमाइड कैसे, नेगेटिवली चार्ज है, और ये क्या कहलाएंगे आपके, आर कॉल्ड एनायन। सब्सटेंस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट आर जनरली, ऐसे सब्सटेंस जो कंडक्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में वो आपके क्या कहलाते हैं, मेटल्स। तो मेटल्स सॉलिड भी होते हैं और मेटल्स में करंट भी पास होती है, तो ये मेटल्स आपका इसका आंसर हो गया। द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ जिंक डैश देन द कॉपर, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जिंक जल्दी से रिलीज कर देता है कॉपर के कंपेयर में, कैसा करेगा, लेस मोर सेम। तो यहाँ पे करेगा मोर। अभी इसका रीजन हम एक पढ़ेंगे यहाँ पे, एक आपकी टेबल के अकॉर्डिंग, रिएक्टिविटी टेबल होती है उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर मैं भी आपको बात को बताऊंगा नेक्स्ट क्वेश्चंस में आने वाले में। देखिए अगले क्वेश्चन में सॉल्यूशन है, HCl गैस वाटर में कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उसमें आयनाइज हो जा रहा है, पहले ऑप्शन में आयनाइज। बट सॉल्यूशन HCl गैस टॉल्यून, लेकिन टॉल्यून में वो कंडक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि वो उसमें आयनाइज नहीं हो रहा है। जब आयंस बनते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। प्योर वाटर कंसिस्ट एंटायरली ऑफ, प्योर वाटर में क्या कंटेन होते हैं, देखिए प्योर वाटर में जो होती है वो करंट पास नहीं होती, और करंट पास नहीं होती है तो डेफिनेट उससे उसमें आयंस नहीं होंगे, तो क्या कहलाएंगे उसमें, मॉलिक्यूल्स। प्योर वाटर में करंट पास नहीं होती है तो उसके आयंस नहीं बनते, तो वो मॉलिक्यूल्स के रूप में ही रहेगा। वी कैन एक्सेप्ट दैट प्योर वाटर नॉर्मली कंडक्ट, हम क्या कह सकते हैं कि प्योर वाटर कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा, तो अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है प्योर वाटर जो होता है कभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। Electrolysis is a process dash through a liquid or a solution accompanied by a change। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो है इज अ प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे जो आंसर आएगा इसमें क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइसिस जो होती है इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और यहाँ पे सेकंड में किस प्रकार का चेंज होगा, केमिकल चेंज। तो सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा केमिकल। अ सॉल्ट विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल है इनमें से कौन सा है, तो देखिए ये मैंने अभी समझाया भी आपको एग्जाम्पल स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, और बेस वीक पूछा जा रहा है, तो बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है इसमें, तो ये थोड़ा आपको दिक्कत होगी क्योंकि आपको अभी जब तक कंप्लीट नॉलेज नहीं होगी एग्जाम्पल किस किस के कौन से है। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से रिवाइज कराना चाहता हूँ कि यहाँ पे अभी हमने देखिए फर्स्ट जब क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखे थे इलेक्ट्रोलाइट के। तो देखिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में पहले क्वेश्चन में पूछ रहा था आपका सॉल्ट में, तो सॉल्ट की टेबल में देखिए लिखा हुआ अमोनियम कार्बोनेट, देखिए कार्बोनेट के कोई भी होंगे वो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। और सेकंड क्वेश्चन 34 क्वेश्चन में बेस पूछ रहा है, तो बेस में देखिए नाम क्या आ रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप यहाँ से ये याद कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। एन इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड्स, तो ये आपका इसका आंसर जो हो गया वो है कार्बन, सिल्वर, सोडियम, और नन ऑफ दिस में कौन सा हो गया आपका सिल्वर। अब पॉजिटिवली चार्ज नॉन मेटेलिक आयन, पॉजिटिव चार्ज नॉन मेटेलिक आयन कौन सा है यहाँ पे, यानी कि नॉन मेटेलिक भी हो और पॉजिटिव भी हो, तो वो है सिर्फ आपका हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नॉन मेटल और मेटल दोनों में आता है, और साथ में ये कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिवली। हाइड्रोजन नॉन मेटल है और ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए इसको बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज नॉन मेटेलिक। द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन ऑकर, जिसमें रिडक्शन प्रोसेस होती है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। अ नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जो जिसमें करंट, नॉन मेटेलिक एलिमेंट विच इज
कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो कहलाता है ग्रेफाइट। बेस्ड ऑन द एस विथ विच एटम्स ऑफ मेटल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज मेटल आर अरेंज इन अ सीरीज। देखिए, एक मेटल को उसकी टेंडेंसी के हिसाब से लूज करने के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की एक सीरीज बनाई जाती है। उस सीरीज को हम यहाँ पे नाम देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिस सीरीज की मैं आपसे अभी जस्ट कुछ क्वेश्चन पहले ही बात कर रहा था। तो इस सीरीज को आपको याद करना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मतलब इससे कनेक्टेड हो सकते हैं एमसीक्यू में। तो इनका सीक्वेंस आप याद करेंगे कि पहले ऑर्डर पे ऊपर कौन आता है, नीचे। और इसमें ये भी याद करना है कि जो डिस्चार्ज होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ डिस्चार्ज होती है वो नीचे से ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग हो रही है। यानी नीचे के एलिमेंट जितने भी लिखे हुए सीरीज में वो पहले डिस्चार्ज होंगे और बाद के एलिमेंट बाद में। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। देखिए, सोडियम गेट कन्वर्ट Na, देन कॉपर। सोडियम जो होता है पहले आयंस में कन्वर्ट होता है। आयंस के हिसाब से हम देखेंगे तो टेबल में जो नाम ऊपर आएगा, तो ऊपर कौन है यहाँ पे, सोडियम। तो ये पहले कन्वर्ट हो जाएगा। इन सारे आयंस में इस पूछा जा रहा है कि गोइंग टू डिस्चार्ज लास्ट, सबसे लास्ट में कौन डिस्चार्ज होगा। इट मीन सबसे लास्ट का मतलब सबसे देर में। तो आप देखिए, सीरीज में जो नाम नीचे आएगा वो सबसे पहले डिस्चार्ज होगा, और जो सबसे ऊपर आएगा वो सबसे बाद में। तो आपको मैं हाईलाइटर से दिखा रहा हूँ। ये आयंस में देखिए, सीरीज में सबसे ऊपर नाम कौन सा आया है, के। तो के जो है वो सबसे बाद में डिस्चार्ज होगा, लास्ट में। तो सीरीज को नीचे से डिस्चार्ज पहले होता है, ऊपर की तरफ एलिमेंट जैसे बढ़ते जाएंगे डिस्चार्जिंग पावर कम होती जाती है। तो आंसर हो गया इसका के प्लस, यानी पोटेशियम आयन। अगले क्वेश्चन में है आपका, विच इज रेडली डिस्चार्ज। रेडली का मतलब तेजी से डिस्चार्ज कौन सा होगा, तो तेजी से डिस्चार्ज वो होगा जो सीरीज में सबसे नीचे ऑर्डर में होगा। तो देखिए, एजी का ऑर्डर मैंने दिखाया है, एचजी का ऑर्डर दिखाया है आपको, पीवी का भी है, और एमजी। तो इन सब ऑर्डर में सबसे नीचे कौन सा आ रहा है, एजी आ रहा है। तो एजी की जो डिस्चार्जिंग पावर है वो सबसे ज्यादा होगी। तो इसका आंसर हो गया एजी प्लस। वो कैटायन था, ये एनायन। तो एनायन में की सीरीज को भी आपको याद करना है, ये एक ऑर्डर है। और इसमें जो नीचे की तरफ है वो सबसे पहले आपका मोर इजीली डिस्चार्ज होगा। इसमें भी वही वाली बात है, नीचे वाला पार्ट जल्दी डिस्चार्ज होगा। और साथ ही साथ ये भी याद करना है, जो ऊपर की पोजीशन है उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत डिफिकल्टी से लूज होंगे, या ये कह सकते हैं कि नीचे से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से लूज होंगे। और इलेक्ट्रॉन लूज होने को ऑक्सीडाइज भी कहते हैं। तो इनमें से ये कौन से जो है बहुत डिफिकल्टी से डिस्चार्ज हो गया। डिफिकल्टी का मतलब हो गया बहुत टाइम, बहुत देर बाद होंगे। तो आप सीरीज में देखिए, मार्क करिए, तो सबसे जो ऊपर आएगा वो सबसे कम देर में डिस्चार्ज होगा। तो सबसे ऊपर नाम यहाँ पे आया है NO3 का, नाइट्रेट का आया। तो यहाँ पे ये जो है सबसे देर में डिस्चार्ज होगा। नीचे वाला का नाम जो आएगा वो सबसे तेजी से। इसमें कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, तो ऑक्सीडाइज में भी देखा हमने कि जो नीचे के पार्ट होंगे वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो उसको यहाँ पे जो सबसे नीचे आ रहा है वो तेजी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है सबसे इजीली गेट ऑक्सीडाइज कौन सा होगा। तो नीचे जो नाम आया वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, उसी को हम ऑक्सीडाइज भी कहते हैं। तो OH आपका आंसर है यहाँ पे। When two or more ions are at the same charge are represented in a solution on an electrolyte under identical condition and are competing for discharge at the same electrode, one of them gets प्रीफिजली डिस्चार्ज, दिस इज नोन। देखिए, जब दो आयंस एक जैसे कंडीशन में है तो हमें ये देखना होगा सबसे पहले कौन डिस्चार्ज होगा, उसको हम एक प्रोसेस से सेलेक्ट करते हैं। तो इसे हम यहाँ पे बोलते हैं फिलहाल नाम सेलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन। ऑन विच फैक्टर ऑफ सेलेक्टिव डिस्चार्ज, ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये पहला डिपेंड करता है कि केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में उसकी पोजीशन कहाँ पे है। तो अभी आपने पढ़ा था पोजीशंस के बारे में कि जो नीचे होता है वो जल्दी डिस्चार्ज। दूसरा कंसंट्रेशन पे, तीसरा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स पे डिपेंड करता है कि कौन पहले डिस्चार्ज होगा। देखिए, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों ही पॉजिटिव के, और पॉजिटिव कहाँ जाता है, कैथोड की तरफ। कैथोड होता है नेगेटिव। तो इसमें कौन जल्दी डिस्चार्ज होगा, तो जिसमें सीरीज का नाम नीचे आएगा, तो सोडियम जो नाम आता है वो ऊपर आता है, अभी हमने सीरीज पढ़ी थी। और हाइड्रोजन का आता है नीचे। तो हाइड्रोजन जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा, माइग्रेट हो जाएगा, या डिस्चार्ज भी कह सकते हैं। कितने टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, नेचर के हिसाब से दो टाइप के आपके इलेक्ट्रोड होते हैं। एक होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है एक्टिव इलेक्ट्रोड। those electrode who do not take part in the electrolytic reaction, ऐसे इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं, उनको हम यहाँ पे क्या कहते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। those electrode who will take part in the electrolyte, और जो इलेक्ट्रोड
रिएक्शन में पार्ट लेते हैं उसको हम यहाँ पे कहते हैं एक्टिव इलेक्ट्रोड्स। तो एक्टिव और नॉन एक्टिव इलेक्ट्रोड्स पे अभी हम रिएक्शन भी करेंगे आगे। व्हेन अ मोल्टन आयनिक कंपाउंड इज इलेक्ट्रोलाइट द मेटल इज ऑलवेज फॉर्म। मेटल हमेशा कहाँ पे फॉर्म होती है? मेटल होती है पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव कहाँ पे जाके फॉर्म होगी? नेगेटिव यानी कैथोड पे। और नॉन मेटल कहाँ पे होगी? आपकी एनोड पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल चार्ट बनाया मैंने इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के, आपके 4 पार्ट कोर्स में। पहला है लेड ब्रोमाइड, दूसरा है आपका एसिडिफाई वाटर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूजिंग से, तीसरा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और चौथा एक्वस कॉपर सल्फेट जो कि एक्टिव इलेक्ट्रोड से है, और ऊपर जो कॉपर सल्फेट है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड से। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए मोल्टन स्टेट लेड ब्रोमाइड की समझते हैं। तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइसिस रहते हैं तो कैथोड कौन सा लेते हैं? ग्रेफाइट का। एनोड भी ग्रेफाइट का जो कि इनर्ट है। तो आपको जो आयंस मिलेंगे वो Pbr2 से Pb प्लस मिलेंगे और Br आयन मिलेंगे। तो Pb कहाँ पे जाएंगे? प्लस के कहाँ जाते हैं? कैथोड पे। तो कैथोड पे जाके वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और उससे Pb बना देंगे जो कि ग्रेस वाइट बनेगा। और ब्रोमीन आयन कहाँ पे जाएंगे? आपके एनोड पे जाएंगे, वहां से इलेक्ट्रॉन वो लूज करेंगे, लूज करके वो ब्रोमीन बना देंगे डार्क रेडिश ब्राउन। अगला है आपका एसिडिक एसिडिक वाटर का। तो वाटर में वाटर और डाइल्यूट सॉल्यूशन मिला हुआ है। इसमें भी कैथोड और एनोड हम इनर्ट वाले लेते हैं। इनर्ट का मतलब प्लेटिनम रिएक्शन नहीं करेगा पार्ट री। तो यानी कि देखिए वाटर से हमें मिलेगा एच आयन और ओ एच आयन, और H2SO4 से मिलेगा हमें H और SO4 आयन। तो टोटल आयन हमारे पास कौन कौन से हो गए? हाइड्रोजन आयन और ओ एच आयन और SO4 आयन। तो ये 3 आयन प्रेजेंट है। देखिए प्लस वाला कहाँ जाता है? हमेशा कैथोड पे। तो कैथोड पे प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेगा और उससे हाइड्रोजन गैस बनेगी यहाँ पे। और OH और सल्फेट आयन कहाँ जाएंगे? एनोड पे। लेकिन कोई एक ही जना रिएक्शन कर पाएगा। अब आप रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखें तो OH नीचे आता है तो वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाएगा। तो रिएक्शन यहाँ पे OH की ही होगी, SO4 की नहीं होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज करके वो क्या बना देगा? ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे आप टेबल में याद करेंगे कि कौन सी चीज में क्या क्या बन रहा है। अगला आता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसमें भी हम यहाँ पे कैथोड और एनोड किसके लेते हैं? प्लेटिनम का, जो कि दोनों इनर्ट है। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट से हमें मिलेगा कॉपर और सल्फेट आयन, और सॉल्यूशन वाटर का है तो उसमें हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन OH मिलेगा। तो आयन हमारे पास कौन से हो गए? कॉपर, हाइड्रोजन, OH और SO4। तो देखिए कॉपर और एच जो है प्लस के ये जाएंगे कैथोड पे, लेकिन इसमें एक ही डिस्चार्ज होगा। तो कॉपर जो है वो सीरीज में नीचे आता है तो पहले डिस्चार्ज हो जाएगा। तो कॉपर की ही रिएक्शन होगी। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाता है? यहाँ पे कॉपर आपको कैथोड पे मिलेगा। एनोड पे OH और SO4 में कौन रिएक्शन करेगा? तो OH डिस्चार्ज होगा क्योंकि OH सीरीज में नीचे आता है। तो रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बन रही है? एनोड पे ऑक्सीजन गैस मिल रही है और कैथोड पे हमें यहाँ पे कॉपर मिल रहा है। एक्वस कॉपर सल्फेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे अब एक्टिव इलेक्ट्रोड लेते हैं। एक्टिव का मतलब अब ये कॉपर भी रिएक्शन में पार्ट लेगा। तो देखिए कॉपर सल्फेट से हमें कौन से आयन मिलते हैं? कॉपर और सल्फेट, और वाटर से मिलेगा H2O से H और OH। तो आयन्स हमारे पास कौन कौन से प्रेजेंट हो गए? कॉपर, हाइड्रोजन, OH और SO4। तो कॉपर आपका जाके कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्या बनाएगा? कॉपर। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, ये बहुत नोट करिएगा बात, सल्फेट और OH आयन है वो माइग्रेट नहीं होंगे, क्योंकि खुद कॉपर जो का इलेक्ट्रोड एनोड है वो खुद कॉपर का बना हुआ है। तो कॉपर पे जाके कॉपर ही डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये तीनों पार्ट हाइड्रोजन, OH और सल्फेट आयन तीनों रिएक्शन नहीं लेते, इसलिए इसको हम बोलते स्पेक्ट्रम आयन। तो ऐसे आयन जो रिएक्शन में पार्ट नहीं लेते उन्हें कहते स्पेक्ट्रम आयन। तो आप यहाँ पे सबके कैथोड एनोड याद करेंगे, ये भी याद करेंगे कि रिएक्शन में एनोड पे कौन सा बनना है और कैथोड पे क्या बनना है। आप प्रोसेस में किसी मेटल के अगर कोई लेयर चढ़ा देते हैं, जैसे किसी गोल्ड, सिल्वर, निकल, एल्यूमिनियम की, तो उसके डिपॉजिट होने की इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। 53 क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्रोसेस बाय विच मेटल कंटेनिंग इम्प्योरिटीज आर प्यूरिफाइड इलेक्ट्रोलिकली टू गिव प्योर। मेटा नहीं है, ये मेटल है। स्पेलिंग थोड़ी सी यहाँ पे लिखना रह गया एल। तो इसको यहाँ पे हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रोफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी कहते हैं। रीजन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के क्या क्या होते हैं? एक तो डेकोरेशन पर्पज से करते हैं, दूसरा उसको प्रोटेक्ट से करते हैं। ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। जैसे किसी पे गोल्ड, सोने की लेयर चढ़ा देते हैं तो वो डेकोरेशन में अच्छा लगता है और उसकी सेफ्टी भी हो जाती है। ब्रास ऑब्जेक्ट आर फ्रिक्वेंटली प्लेटेड विद।
ब्रास को हम जनरली किससे उसके लेयर चढ़ा देते हैं उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, तो वो जिसमें से किससे चढ़ाते हैं, सिल्वर की उस पर लेयर चढ़ा देते हैं। तो सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से वो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है और वो दिखने में अच्छा लगता है। 56 iron tool and instrument are often electroplated with nickel chromium zinc tool। इन पे आयरन पे इन सबकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने का क्या पर्पस होता है, इनका ये पर्पस है यहाँ पर कि यहाँ पे वो रस्टिंग जो होती है आयरन पे बहुत जल्दी लग जाती है, तो अगर इन चीज पे इनकी प्लेटिंग कर दी जाएगी तो वो उस पर रस्टिंग यानी कि जंग नहीं लगेगी, तो उससे उनकी सेफ्टी रहेगी। कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो इससे जिस चीज का हमें इलेक्ट्रोप्लेट का हमें वो करना होता है, मेटल का, उस जिस मेटल पे करना होता है उसको हमेशा क्या रखते हैं, कैथोड पे। और जैसे गोल्ड मेटल का हमें लेयर चलानी है, तो गोल्ड को हम कहाँ पे रखेंगे, बनाएंगे एनोड पे। और इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोलाइट का यूज करेंगे उसमें आयंस का होना जरूरी है। और साथ ही साथ यहाँ पे कौन सी करंट का यूज करेंगे, डायरेक्ट करंट। दो प्रकार की करंट होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो ये सारे ऑप्शन इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए आप इसको याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी वीडियोस, इस वीडियोस में सारे नोट्स एक एमसीक्यू के थ्रू समझाए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एमसीक्यू इसी टाइप से आएंगे, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पढ़ लेंगे तो यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और मे बी आप इसको आपके एग्जाम में ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। तो मैं बहुत जल्दी अभी अदर वीडियोस भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने चैप्टर को भी कम्प्लीटली पढ़ा करिए, क्योंकि कुछ पॉइंट होते हैं छोटे छोटे जो हमारे छूट जाते हैं, एक एक वर्ड के एमसीक्यू में बन जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैप्टर की भी रीडिंग प्रॉपर तरीके से करा करें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स।